नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। गुजरात में खेड़ा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के पलाना गांव में कपास के बोरे के गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गया और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में गोदाम मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। नडियाड फायर ब्रिगेड के मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीक्षित पटेल ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद कई टेंडर ने पहुंचकर मौके पर आग को बुझाया। ये आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंडरा रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के एक अधिकारी के मुताबिक शाहपुर सीमा चौकी पर बीएसएफ कर्मचारियों ने सुबह करीब 4:30 बजे पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन को आते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने 17 गोलियां चलाई। इससे पहले बीएसएफ के जवानों ने 17 अक्टूबर की रात को करीब 8 बजे अमृतसर के सेक्टर चौकी कलाम डोगर के पास ड्रोन को मार गिराया था। 14 अक्टूबर को ही अमृतसर में बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया था। ये ड्रोन पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसा था। आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा में ड्रोन एक्टिविटी दोगुनी हो गई है। पिछले साल यानी साल 2021 में जहां 109 ड्रोन की गतिविधियों को देखा गया था, वहीं इस साल सितंबर तक ये संख्या बढ़कर 214 हो गई है। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर को कहा था कि पंजाब में पाकिस्तान से लगती सीमा के पार से ड्रोन खतरे को लेकर बीएसएफ सजग है और इसका मुकाबला करने के लिए काम कर रहा है। 9 नवंबर की रात 1:57 का वक्त, जब लोग नींद में थे तो पड़ोसी देश नेपाल में धरती हिल उठी। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ पर 6.3 मापी गई। हादसे में नेपाल के दोती जिले में घर गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। मलबे से लोगों को रेस्क्यू करते नेपाल आर्मी की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भूकंप के झटके भारत के दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में भी महसूस किए गए, जिससे लोग दहशत में आ गए। रात का वक्त होने के कारण अधिकांश लोगों को भूकंप का पता नहीं चला। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर रात 1:57 पर आया। एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों से लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा तो देते ही हैं, अपने कामों से भी लोगों को सीख देते रहते हैं। समय समय पर ऐसी कई तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिसमें पीएम अपने काम से समाज के सामने मिसाल रखते हैं। चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात हो या फिर अजान के समय भाषण रोकने की। कई बार उन्होंने लोगों को जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा दी है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पीएम ने ऐसी ही मिसाल कायम की, जब चंबा में रैली के लिए जाने के दौरान उन्होंने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रुकवा दिया। पीएम का काफिला तब तक रुका रहा जब तक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल गया। एम्बुलेंस के निकलने के बाद ही प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को आगे बढ़ने की अनुमति दी। पीएम के इस काम की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। इससे पहले भी अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रुकवा दिया था। ये वाकया अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त भाट गांव के पास हुआ था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां बाड़मेर जिले में साकार होती दिखाई थी, जब शहीद प्रेम सिंह की छठी पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान कई प्रतियोगिताएं भी हुई। मेला इसीलिए भी खास रहा क्योंकि 3 दिनों के इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कबड्डी प्रतियोगिता में कमेंट्री भी की, जो आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा।
इसके अलावा इस कबड्डी प्रतियोगिता में एक स्थानीय युवा ने पीएम नरेंद्र मोदी की आवाज में कमेंट्री कर लोगों की वाहवाही लूटी। माताओं, भाइयों और बहनों, मित्रों, जिसने भी इस शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आपका कीमती समय निकालकर और खिलाड़ियों का जो हौसला बढ़ाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। ठंड का मौसम जैसे जैसे अपने रंग में आ रहा है, स्वर्ण नगरी प्रवासी पक्षियों से गुलजार होती जा रही है। दुनिया भर के ठंडे इलाकों से हजारों मीलों का लंबा सफर कर ये मेहमान जैसलमेर में अपना आशियाना बना रहे हैं। जिले के देगराय, सम, धौलिया और भादरिया इलाके में सिनेरियम, हिमालयन ग्रिफॉन और यूरेशियन ग्रिफॉन नामक प्रवासी गिद्धों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। मृत पशुओं पर आश्रित ये गिद्ध मार्च से अप्रैल तक जैसलमेर के इन इलाकों में ही घूमेंगे। पर्यावरण प्रेमियों के मुताबिक जैसलमेर में गिद्धों का आना पर्यावरण के लिए बहुत ही सुखद है। सबसे बड़ी बात कि प्रवासी गिद्धों के साथ साथ स्थानीय गिद्ध रेड हेडेड, व्हाइट रम्पड, लोक बिल्ड और इजिप्शियन भी नजर आ रहे हैं। सिनेरियम गिद्ध बलूचिस्तान, गिलगिट, पंजाब, असम और हिमालय के कुछ हिस्सों के अलावा दक्षिणी यूरोप से पूर्वी चीन तक पाए जाते हैं। जैसलमेर में इनका प्रवास का समय अक्टूबर से नवंबर से मार्च से अप्रैल तक होता है। राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। पहले मजदूरी कर अपना पेट चलाने वाली ये महिलाएं अब मुर्गी पालन के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। जी हां, राजीविका के तहत जिले की 3000 महिलाएं समूह से जुड़कर मुर्गी पालन कर रही हैं, जिससे साल में 1 से 1.5 लाख रुपए तक की कमाई कर रही हैं। मुर्गी पालन आदिवासी संस्कृति का पहले से ही एक हिस्सा रहा है। ऐसे में इन महिलाओं को ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस राजीविका ने उन्हें एक राह दिखाई। डूंगरपुर जिले में 12,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के जरिए 1,57,000 आदिवासी महिलाएं राजीविका से जुड़ी हुई हैं। राजीविका के तहत महिलाओं को अलग अलग रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इसी के तहत राजीविका की 3,000 महिलाओं ने अपने को मुर्गी पालन के व्यवसाय से जोड़ा है। राजीविका के प्रबंधक असलम शाह ने बताया कि बाजार में एक मुर्गा 1200 से 1500 रुपए, तो वहीं देशी अंडा 30 से 40 रुपए में बिकता है। ऐसे में ये महिलाएं मुर्गी पालन कर सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की बम्पर आवक जारी है। ग्रामीण इलाके से बड़ी संख्या में अपने वाहनों में कृषि उपज लेकर पहुंचे किसानों को नीलामी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जोरदार आवक से मंडी के मुख्य द्वार के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लग रही है। कृषि उपज मंडी सचिव के मुताबिक रोजाना अलग अलग जिंसों की 12 से 13,000 बोरी की आवक हो रही है। हालांकि बुधवार को आवक बढ़कर 17 से 18,000 बोरी तक जा पहुंची। सोयाबीन, मक्का, गेहूं आदि का अच्छा भाव मिलने से किसानों के चेहरे पर भी रौनक है। साथ ही व्यापारी भी खुश हैं। लगातार आवक से मंडी परिसर में वाहनों को खड़ा रखने के लिए जगह नहीं बच रही है। साथ ही नीलामी चबूतरे भी खाली नहीं रहे, जिससे किसानों को अपनी उपज बीच सड़क पर खाली करनी पड़ी। ज्यादा आवक होने के चलते मंडी प्रशासन की ओर से मुख्य द्वार बंद कर दिया गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जिंसों की नीलामी के लिए मंडी प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं। किसानों और व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए एक तरफा यातायात व्यवस्था भी शुरू की गई है। दंगल का मैदान सजा है, लोगों की भारी भीड़ एकत्रित है, लेकिन इस दंगल में पहलवान नहीं, मुर्गे अपना दमखम दिखा रहे हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और लोग भी मुर्गों को चीयर अप करते नजर आ रहे हैं। इस खेल में बाजी भी लगती है। 5,000 से लेकर 10,000 तक लोग बाजी लगाते हैं और इस खेल का आनंद उठाते हैं। मुर्गे की ये लड़ाई झारखंड की संस्कृति का एक रंग है। दरअसल झारखंड के ग्रामीण इलाके में सोहराय पर्व की धूम है और इस पर्व में आकर्षण का केंद्र बना रहता है मुर्गी की लड़ाई। जब तक इस लड़ाई में किसी एक मुर्गे की मौत नहीं हो जाती, तब तक ये खेल चलता रहता है। मनोरंजन के इस खेल में पैसों की बाजी लगती है, जिसमें 1000 से लेकर लाखों रुपए दांव पर लगते हैं। इस खेल को झारखंड की संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। सोहराय पर्व से शुरू होकर 26 जनवरी तक इस तरह के मुर्गा पाड़ा का आयोजन ग्रामीण इलाके के विभिन्न गाँव में किया जाता है।
गया में कार्तिक पूर्णिमा की देर रात एक अनोखी घटना घटी, जहां शिव मंदिर में नाग और नागिन आ पहुंचे और काफी देर तक वहीं बैठे रहे। नाग नागिन के जोड़ों को देखकर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। मोहल्ले के लोगों के साथ साथ आने जाने वाले राहगीर भी रुककर देखने लगे और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तकरीबन 3 घंटे से ऊपर नाग और नागिन मंदिर में 2 स्थानों पर थोड़ी दूरी पर जमे रहे। लोगों की भीड़ सामने देखकर भी नाग नागिन वहां से नहीं हटे, जिससे लोगों का कौतूहल और बढ़ गया। लोग इससे चमत्कार मानने लगे। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने मंदिर में नाग नागिन को देख लिया, जिसके बाद उसने शोर मचाकर सभी लोगों को जमा कर लिया। लोग इनका दर्शन करने लगे। शिव मंदिर में उनके आगमन को चमत्कार मानकर पूजा करने लगे। जन प्रतिनिधियों का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नाग नागिन देखा जाना शुभ है। भगवान शंकर को नाग प्रिय है, इसलिए इसे उनका आशीर्वाद भी माना जाना चाहिए। युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश भर में साइकिल रैली का आयोजन किया। पेडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस के थीम पर आयोजित ये साइकिल रैली देश के अलग अलग शहरों में आयोजित की गई। इस मौके पर महाराष्ट्र के पुणे में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। पुणे के बालेवाड़ी इलाके में शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के अलावा निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान कुमार ने कहा कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी सूची में 2,49,000 से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो 100 साल से अधिक उम्र के हैं। जिनके खेल की दीवानी पूरी दुनिया हुआ करती थी, जिनकी एक झलक पाने की ललक फैंस को लगी रहती थी, वो नूरी के दीवाने हैं। तभी तो उसे देखकर उनका मन खिल गया। हम बात कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, जो सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी करते नजर आए। इस दौरान तेंदुलकर ने रणथंभौर के जोन संख्या 2 में नूरी नाम की बाघिन T105 को शिकार के पीछे भागते देखा। बाघिन को शिकार का पीछा करते देख सचिन अभिभूत नजर आए। दरअसल भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने पारिवारिक मित्रों के साथ रणथंभौर आए हुए हैं। 10 नवंबर को अंजलि तेंदुलकर का 55वां जन्मदिन है। इसी सिलसिले में तेंदुलकर 3 दिवसीय प्रवास पर 8 नवंबर को रणथंभौर पहुंचे थे। झुंझुनू के पिलानी में इन दिनों दुनिया भर के कलाकारों की साधना का संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल पिलानी के बिरला बालिका विद्यापीठ में अंतर्राष्ट्रीय आर्ट मीट चल रहा है, जिसमें दुनिया के कई देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं और अपनी कला से बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। इस 7वीं अंतर्राष्ट्रीय आर्ट मीट में कलाकारों ने पेंटिंग में लैंडस्केप मेथड, कोलोज मिक्स मीडिया, रंगों के समूह का समायोजन और रंगों से अनेक प्रकार के टेक्सचर बनाने की कला बताई गई। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में सर्बिया, फ्रांस, लेबनान, लिथुआनिया, रोमानिया और थाईलैंड के कलाकार पधारे हैं, जो पेंटिंग के विविध आयामों से छात्राओं को रूबरू करा रहे हैं। रोमानिया के क्लाउडिया की आर्टिस्ट लेजर ने बताया कि आयोजन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर अवसर है। इसके जरिए स्टूडेंट्स दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों की कला संस्कृति से रूबरू होंगे। Wonderful program, and it's a great chance for the children to see different approaches to art from different parts of the world. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में ठंड का मौसम आते ही पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है और पर्यटक अब दर्शनीय स्थल के दीदार करने के लिए राजगीर पहुंचने लगे हैं। भारी संख्या में पर्यटक विश्व शांति स्तूप पर भगवान बुद्ध की दर्शन करने के लिए राजगीर पहुंचे हैं और देखते ही देखते पर्यटकों की लंबी कतार लग गई है। पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घनी जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि सुंदर हेल्थ रिसोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। राजगीर ऐसा शहर है जो अपने खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के साथ आध्यात्मिकता और इतिहास से जीवंत दिखाई देता है।
हरी भरी घाटी में और चट्टानी पहाड़ियों से घिरा राजगीर घने जंगलों, रहस्यमयी गुफाओं और झरनों के बीच प्राकृतिक शांति वाला एक आध्यात्मिक शहर है। पर्यटकों को राजगीर में कई धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। ये मुख्य रूप से बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। इसे देखने के लिए ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ किसान धान बेचने में व्यस्त हैं, तो उधर खेतों में फसल कटाई भी तेजी से चल रही है। इस बीच अगर आप धान के कटोरे यानी छत्तीसगढ़ के धमतरी इलाके में पहुंचेंगे तो खेतों से पके धानों की बालियों की महक आपको तरोताजा कर देगी, तो लोक संगीत की मधुर गुंजार कानों में रस घोल देगी। ऐसे में न चाहते हुए भी आप बरबस खींचे चले आएंगे। ये आवाज लोकगीत ददरिया की होती है, जो धान कटाई करते हुए महिलाएं गाती रहती हैं। फसल पकने के बाद उसे काटना ये किसान के लिए एक उत्सव ही होता है, जिसका ददरिया के साथ आनंद और बढ़ जाता है। दूसरा, गीत संगीत से मनोरंजन भी होता है और थकान कम होती है। इसके साथ ही ये लोक कला भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रहती है। धान कटाई के साथ ही धान के पके हुए बालियों से सजावटी झूमर भी बनाए जाते हैं, जिन्हें घरों में सजाया जाता है। इन झूमरों में लगे धान की बालियों को चिड़िया चुगती है। ये भी वसुदैव कुटुम्बकम को चरितार्थ करता है। जो किसान अन्न उगाता है, उसका एक हिस्सा पक्षियों को समर्पित होता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की ये तस्वीरें। इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड, पीर पंचल पर्वतमाला पर हेवी स्नोफॉल हो रही है। इसके चलते बुफलियाज से आगे शोपियां और कश्मीर के लिए वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के असर से देश के कई राज्यों में आजकल हल्की वर्षा के आसार हैं। इसी के प्रभाव के चलते इन इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल समेत पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी देखी जा रही है। पहाड़ों से बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में बह रही है, जिसके चलते ठंड बढ़ रही है और तापमान में गिरावट होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। सड़कों पर बर्फ जमा होने के कारण यातायात बाधित हो रहा है, जिसमें आवागमन में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वार्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कारगिल के जोजिला दर्रे और अन्य चौकियों पर बीकन नाम के प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसके तहत हाईवे और सड़कों से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात बाधित था, लेकिन बर्फ हटाने के बाद आवागमन फिर से बहाल हो गया। रविवार से ही जोजिला दर्रे पर बर्फबारी के बाद मार्ग बंद कर दिया गया था, जहां प्रोजेक्ट के तहत बर्फ हटाए जा रहे हैं। बक्सर में संत समागम का आयोजन चल रहा है। अहिल्या धाम अहिरैली गांव में सनातन संस्कृति समागम की शुरुआत हो गई है। 15 नवंबर तक ये आयोजन चलेगा। कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध संतों का समागम होना है। ये कार्यक्रम राम कर्मभूमि न्यास की ओर से आयोजित किया गया है। सनातन संस्कृति समागम में प्रख्यात कलाकार कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। बक्सर के अहिरौली गाँव में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े कलाकार भाग ले रहे हैं। अनुराधा पौडवाल, शारदा सिन्हा, बाबा सत्यनारायण मौर्य, हंसराज रघुवंशी, मनोज तिवारी, रवि किशन, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह जैसे बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। पहले दिन कैलाश खेर के कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अहिरौली पहुंचे थे। कैलाश खेर ने अपने सुरों से सबको सम्मोहित कर दिया। लोग उनके गानों को काफी एंजॉय करते नजर आए। आप भी सुनिए कैलाश खेर को। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।